हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम जो एसएससी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए सामान्य अध्ययन सेक्शन को, जनरल अवेयरनेस है उसके सेक्शन को देखेंगे। एसएससी एग्ज़ाम्स में 2022 में जितने भी जीके जीएस के सवाल पूछे गए हैं, जितने भी एग्ज़ाम 2022 में हुए हैं उनके जीके जीएस के सवाल इस सेक्शन में देखेंगे, जिसका पार्ट ये 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके आप उसे देख सकते हैं। अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है और मैं आई बटन पे लिंक भी दे दूंगा। ये सेट आने वाले सीजीएल मेंस एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल एग्ज़ाम्स हो या एमटीएस हो जिसकी वैकेंसी आ चुकी है, सीपीओ हो, दिल्ली पुलिस, रेलवे और अदर एग्ज़ाम्स जिसमें भी जनरल अवेयरनेस के सवाल पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे ये सेट्स। अभी एमटीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी जीएस को जो मेरिट बनेगा वही जीएस जीके जीएस पे ही बनेगा, तो इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये वीडियोस निभाएंगे। यदि आपको वीडियोज अच्छे लगते हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में ज़रूर बताएं जिससे उनको भी ये वीडियो का लाभ मिल सके। यदि आप वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप क्यूआर कोड या फिर यूज़र नेम इससे भी आप जुड़ सकते हैं। पहले क्वेश्चन से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है कि कोशिका चक्र जो सेल साइकिल होता है उसके बारे में कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सेल साइकिल? सेल साइकिल के बारे में कहा गया है। तो इसमें समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 चरण में होती है, मतलब G2 फेज में समसूत्री विभाजन होता है, ये कहा गया है, तो ये सही है। नेक्स्ट है कि जीवन चरण में जो जीवन फेज है उसमें कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकाओं में प्राकृतिक बनाती है। जो जीवन चरण है उसमें कोशिकाओं जो होती है वो लार्ज हो जाती है और उसकी जो कोशिकांग में की प्रवृत्ति जो है इसका फॉर्मेशन वो जीवन चरण में ही होता है। नेक्स्ट है इस चरण में डीएनए की प्रकृति बनती है। जो डीएनए होता है उसका जो सिंथेटिक होता है, सिंथेसाइज जो डीएनए होता है वो इस चरण में ही होता है। और जो नेक्स्ट है जो कि गलत है, जो एम चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है, नहीं, ये कौन से चरण में होता है? तो कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है और कोशिकाओं में प्रवृत्ति बनाती है, ये जीवन चरण में बनाती है। किस में बनाती है? जीवन चरण। तो ये याद रखेंगे। जो सेल साइकिल होता है उसको डिवाइड करते हैं, जो सेल साइकिल है उसे डिवाइड करते हैं एक एम फेज में और एक इंटर फेज में, ठीक है। तो जो एम फेज होता है इसमें मिटोसिस होता है और साइटोकाइनेसिस होता है। जो साइटोकाइनेसिस होता है इसमें जो कोशिका द्रव होता है उसका डिवीजन होता है, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसका डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस में। तो एम फेज में 2 पार्टों में एम फेज को डिवाइड किया जाता है, एक मिटोसिस में और एक साइटोकाइनेसिस में, ठीक है। तो जो मिटोसिस होता है इसमें भी होता है, इसको डिवाइड करते हैं 5 फेजों में, जिसमें प्रोफेज, ठीक है, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। तो ये मिटोसिस में डिवाइड हुआ। वहीं इंटरफेज की बात करें तो इंटरफेज में 3 स्टेप्स आते हैं, जिसमें जीवन स्टेप, इस स्टेप और G2 फेज। 3 फेज आ गए, जीवन फेज, एस फेज और G2 फेज। ये सेल साइकिल्स के डिवीजन है, जिससे आपको सेल साइकिल समझने में बहुत आसानी होगी। आपको सेल साइकिल समझने से पहले सेल डिवीजन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि सेल आखिर डिवाइड कैसे करता है। तो जो सेल का डिवीजन होता है उसे पहली बार जो है सेल के डिवीजन के बारे में पहली बार विर्चो जो है, वर्चो नाम के वैज्ञानिक थे, उन्हीं ने सबसे पहले सेल के डिवीजन के बारे में बताया। किन्होंने बताया? तो सेल के डिवीजन के बारे में सबसे पहली बार में वर्चो नाम के वैज्ञानिक ने बताया। किसने बताया? वर्चो, ठीक है। वर्चो नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले सेल डिवीजन के बारे में 1855 ईस्वी में बताया। ये सवाल पूछा गया है 1855, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन के बारे में सबसे पहले वर्चो ने बताया। जो आप सेल डिवीजन का जो थ्योरी जानते हैं, जो सेल थ्योरी है, वो स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ये भी आप याद रखें, सेल थ्योरी किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। तो जो सेल का डिवीजन होता है उसमें जिसको 3 फेजों में बांटा जाता है, ठीक है।
सेल का जो डिवीजन होता है उसे 3 फेजों में बांटा जाता है। एक अमिटोसिस हो गया, एक मिटोसिस हो गया और मायोसिस हो गया, ठीक है। जो मिटोसिस होता है उसे मिटोसिस जो है वो समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन, ठीक है। ये बोलते हैं असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, और ये जो बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, ये अर्धसूत्री विभाजन। तो ये 3 टाइप्स के डिवाइडेशन होते हैं, अमिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। जो इसमें अमिटोसिस होता है ये सबसे जो स्लो है, सबसे जो जल्दी हो जाता है, जो सबसे इसमें कोई प्रोसेस नहीं होते हैं, ये अमिटोसिस होता है। अमिटोसिस का विभाजन जो है वो सबसे जल्दी हो जाता है। अमिटोसिस जो प्रोसेस होता है इसमें जो सीधी सीधी जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियर होता है सेल का केंद्रक, ठीक है, जो सेल का न्यूक्लियस होता है वो सीधा सीधा दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये पहले लंबा चला जाता है, उसके बाद सीधे सीधे 2 पार्टों में डिवाइड होके और 2 पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नॉर्मली एमिटोसिस होता है जो कि जीवाणु में होता है, कवक में होता है, प्रोटोजोआ, शैवाल, इस तरह के जो जीव हैं उनमें होता है। कवक में हो गया, ठीक है, जीवाणु में हो गया, बैक्टीरिया जो होता है उसमें हो गया, जीवाणु में हो गया, और प्रोटोजोआ हो गया, शैवाल, इस तरह के जो जीव हैं उसमें अमिटोसिस का डिवीजन होता है जो सबसे जल्दी हो जाता है और सबसे आसान प्रोसेस में हो जाता है, ठीक है। और जो मिटोसिस की बात करें, जो मिटोसिस प्रोसेस है जिसे हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं, समसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। कौन सा? समसूत्री, ठीक है, समसूत्री विभाजन कहते हैं हिंदी में। जो मिटोसिस है इसमें दो पार्ट्स याद रखें, काइरोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो ये सवाल पूछा गया है, काइरोकाइनेटिस। जो साइटोकाइनेसिस होता है इसमें, जो साइटोकाइनेसिस होता है इसमें क्या होता है, तो साइटोकाइनेसिस में जो न्यूक्लियर के जो साइटोप्लाज्म होते हैं जिसे जीव द्रव कहते हैं, जो कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव, जिसे इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म कहते हैं इंग्लिश में। तो साइटोकाइनेसिस का जो डिवीजन होता है वो सिर्फ कोशिका द्रव में जो डिवीजन होता है वो साइटोकाइनेसिस कहलाता है, और जो अदर डिवीजन होता है वो काइरोकाइनेसिस कहलाता है। ये सीजीएल में एक बार पहले पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ये बातें। और जो ये डिवीजन है, जो काइरोकाइनेसिस होता है इसे आगे जाके 4 पार्टों में बांटते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अभी तक के लिए आप इतना ही जानें, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसे समझाने में बहुत समय लगेगा। तो यदि आप चाहेंगे तो कभी मैं अलग से इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो अब बात करते हैं मियोसिस के बारे में, जो कि अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। हिंदी में इसको अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, मिटोसिस को अर्धसूत्री विभाजन, जो कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, कि मतलब कि जनन कोशिकाओं में, सिर्फ ये जनन कोशिकाओं में ही होते हैं। इसके बारे में सबसे पहले बिजमैन ने बताया था, ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले बिजमैन ने बताया था। किसने? बिजमैन ने। तो जो मियोसिस प्रोसेस होता है इसमें एक मियोसिस फेज 1 होता है और मियोसिस फेज 2 होता है। जो मियोसिस फेज 2 होता है इसमें प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1 होता है। और इसमें भी जो प्रोफेज 1 होता है इसको भी 5 पार्टों में आगे जाके विभाजित किया जाता है, जिसमें सवाल 5 पार्टों से पूछा गया था एक बार कि निम्न में से कौन सा है वो प्रोफेज 1 से संबंधित नहीं है। तो इस पार्टों को जरूर आप एक बार ध्यान में रखें, जैसे लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटेन और डाइकाइनेसिस। तो ये 5 पार्टों में प्रोफेज डिवाइड होता है। वहीं मिटोसिस जो 2 फेज होता है, मिटोसिस का जो फेज 2 होता है इसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2 ये सब प्रोसेस हैं। तो ये सेल डिवीजन के बारे में हो गया। अब ये जानने के बाद अब हम सेल साइकिल को समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए, इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि सेल साइकिल में क्या होता है। तो जो सेल साइकिल है उसका जो इतना बड़ा पार्ट है, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक काट आ गया, ये जो कहलाता है ये इंटरफेज है, ठीक है। ये इंटरफेज अभी मैंने पिछली स्लाइड में बताया था, तो आपको याद ही होगा। तो जो इंटरफेज है वो इतना प्रोसेस कहलाता है इंटरफेज। उसके इसमें ही इंटरफेज में ही G1 फेज होता है, S फेज होता है और G2 फेज होता है। तो वही सवाल पूछा था कि G2 फेज में क्या होता है, तो पहला ही ऑप्शन था कि G2 फेज में मिटोसिस की तैयारी होती है। तो यहाँ देखिए G2 फेज में प्रिपरेशन ऑफ मिटोसिस होता है। और जो S फेज होता है इसमें DNA का रेप्लिकेशन होता है,
जो डीएनए रेप्लिकेट होता है वो एस फेज में ही होता है, और जो G1 फेज है इसमें सेल का ग्रोथ होता है। यही G1 फेज जो है M2 करके दिया था जो ऑप्शन है। अभी स्लाइड पे जाइए, देखिए यहाँ सवाल में है कि जीवन चरण में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है और कोशिकांगों की प्रकृति बनती है, लेकिन ये एम चरण में नहीं होता है। देखिए यहाँ यही जीवन चरण में सेल का ग्रोथ होता है। तो ये इंटरफेज का इतना फेज हो गया जो इंटरफेज है, और ये एम फेज बनता है। ठीक है, तो एम फेज में साइटोकाइनेसिस होता है, जो मिटोसिस का प्रोसेस होता है। जो सेल डिवीजन होता है वो किस फेज में आता है, तो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है वो एम फेज में आता है। ये भी बात याद रखें कि सेल डिवीजन जो होता है वो किस में आता है, एम फेज में। ठीक है, एम फेज में आता है सेल डिवीजन, और जो पूरा प्रोसेस होता है जो सेल साइकिल्स का, वो तो अभी देख ही रहा, G1, S1 और G2। ये एक स्लाइड है जिससे आसानी से समझा जा सकता है उसके बारे में। ठीक है, इस स्लाइड से जो सेल का ग्रोथ होता है वो किस चरण में होता है, तो G2 फेज है, इसमें सेल का ग्रोथ होता है, जिसमें फाइनली प्रिपरेशन ऑफ मिटोसिस का जो प्रिपरेशन होता है वो सेकेंड फेज गैप में ही होता है। ठीक है, G2 फेज में ही होता है। इसमें सेल को एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है। आप जानते हैं कि जो सेल का एनर्जी प्रोवाइड होता है वो एटीपी के रूप में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, जो फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें सिंथेनाइज एसेंशियल प्रोटीन जो है वो G2 फेज में ही मिलते हैं, जिससे सेल का ग्रोथ होता है। इसके बाद जो है डीएनए का प्रिपरेशन जो होता है वो किस फेज में होता है, तो वो एस फेज में होता है। यही ऑप्शन में दिया गया था कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो एस फेज में होता है। इसमें जो सेल होता है वो रिप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाता है। जो क्रोमोसोम होता है वो रिप्लिकेट होता है, जिसके बाद रिजल्ट के रूप में पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन जाते हैं। जो एक सेल था वो 2 सेल्सों में क्रोमोसोम डिवाइड हो जाते हैं। इससे आगे जाके जो सेल होता है वो 2 फेजों में डिवाइड हो जाता है, जिसमें जो G1 फेज है, जो G1 फेज होता है इसमें सेल का ग्रोथ होता है और एक्युमुलेशन ऑफ एसेंशियल प्रोटीन होता है, जिससे डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक बनता है। ठीक है, जो साइटोकाइनेसिस होता है वो मैंने बताया था कि साइटोकाइनेसिस डिवाइड फ्रॉम 2 न्यू सेल, इसमें से 2 न्यू सेल का डिवाइड हो जाता है। जो साइटोकाइनेसिस होता है वो मिटोसिस का ही एक प्रोसेस है, ये मैंने बताया था। और मिटोसिस जो है वो एम फेज जो मिटोसिस है वो सेल न्यूक्लियर जो डिवाइड करते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनते हैं जो एक दूसरे से सेपरेट करके, जैसे ये ऐसे बन गया और आगे जाके ये 2 पार्टों में डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे, और दोनों ये अलग हो जाएंगे। इस तरह से एक सेल के बाद 2 सेल बन गया। ठीक है, ये और एक 2, तो ये 2 सेल बन गया, तो ये सेल डिवीजन हुआ। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल है कि जो बैक्टीरिया फ्लैजिलम होता है, जो बैक्टीरिया फ्लैजिलम है इसके कौन 3 पार्ट होते हैं। जो बैक्टीरिया फ्लैजिलम है इसके 3 पार्ट होते हैं, तो वही पूछा है कि निम्न में से कौन है वो बैक्टीरिया फ्लैजिलम का 3 पार्ट है। तो इसमें जो फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ठीक है, इसके 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। इस डायग्राम से देखें, ये बैक्टीरिया जो फिलामेंटल है, तो इसमें जो 3 पार्ट होते हैं, एक हुक हो गया, एक फिलामेंट हो गया और एक जो बेसल बॉडी हो गया। ठीक है, तो ये 3 फेज में होता है। जो फ्लैजिला होता है वो इसको चलने के लिए जो लोकोमोशन होता है, ठीक है, जो लोकोमोशन होता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है जीवाणुओं के द्वारा। जो हमारे शरीर में भी जो फ्लैजिला होते हैं वो भी जो लोकोमोशन होता है उसके लिए ही इस्तेमाल होता है। जो कई सारे प्रोकैरियोटिक हैं जो कि मोटाइल होते हैं, इसमें जो मूव करने के लिए ही फ्लैजिला का उपयोग किया जाता है। जो चीज़ बताया उसको मैंने टाइप भी कर दिया है। जो फ्लैजिला है वो हेलिक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि सब यूनिट प्रोटीन से बना होता है, जिसे फ्लैजिलिन कहा जाता है। इसके जो वाइडेस्ट रीजन होता है, जो बेस होता है, जो फ्लैजिलम, उसको हुक बोलते हैं। और जो ये हुक जो होता है वो फिलामेंट से डिफरेंट स्ट्रक्चर में बना होता है, आपने देखा है। और जो हुक है वो कनेक्ट करता है फिलामेंट को मोटरेबल पार्ट से, जो कि बेसल बॉडी कहलाता है। ठीक है, और जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट हो गया, हुक हो गया और जो बेसल बॉडी हो गया। और जो फ्लैजिला है इसको उपयोग किस लिए होता है, तो वो लोकोमोशन के लिए। ठीक है, लोकोमोशन के लिए फिलामेंट का यूज़ होता है। नेक्स्ट सवाल है कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसको कितनी अवधि के लिए चुना जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है, तो ये आप सब जानते होंगे, 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो आर्टिकल 63
जो संविधान के आर्टिकल 63 है, इसमें चर्चा की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और वहीं आर्टिकल जो 64 होता है वो कहता है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। वो भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति होगा। राष्ट्रपति की जो योग्यता होती है, इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति भारत का नागरिक हो, उसका उम्र जो हो 35 वर्ष होना चाहिए और वो राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और वो कोई भी लाभ के पद पे ना हो। और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, इसमें आपको जो नॉमिनेशन आप करवाते हैं उस समय आपको 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक सांसद चाहिए। यह भी सवाल पूछा गया है, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। कितने प्रस्तावक? 20 प्रस्तावक होना चाहिए और 20 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, जो 20 है वो प्रस्ताव दें और 20 उसको समर्थन करें। ठीक है, तो यही कहलाता है प्रस्तावक और अनुमोदक। इनके जो कार्यकाल होता है उसका चर्चा आर्टिकल 67 में किया गया है। जो संविधान के आर्टिकल 67 है, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति जो हो वो 5 वर्षों के लिए पद धारण करता है, जिसको राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट के द्वारा शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए रहता है। इससे पहले भी राष्ट्रपति, जो उपराष्ट्रपति है, वो राष्ट्रपति को यदि लिख दे, लेटर लिख के, और इससे पहले भी वो त्याग पत्र दे सकता है। जो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है वो कैसी होती है? तो निर्वाचन की प्रक्रिया जो होती है वो एकल संक्रमण पद्धति है। ठीक है, एकल संक्रमण पद्धति होती है, वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। और जो आर्टिकल 66 है, संविधान के आर्टिकल 66 है, इसमें उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति होती है वो आर्टिकल 66 में वर्णित किया गया है। और जो आर्टिकल 65 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 65 इसमें है कि राष्ट्रपति यदि अनुपस्थित हो तो उसके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। ये आर्टिकल 65 में दिया गया है। वहीं जो आर्टिकल 70 है उसमें भी यही काम होता है कि राष्ट्रपति जो है अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति उसके कार्यभार को संभालता है। लेकिन यहाँ जो इमरजेंसी की बात की गई है, ठीक है, आपातकाल में, ठीक है, जब कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए, आकस्मिक पद्धति आ जाए, वो आपातकाल 352 वाला नहीं, जो 352, 356, 370, 60 में दिया गया है, वो उसकी बात यहाँ नहीं किया जा रही है। यहाँ आकस्मिक मतलब कोई इमरजेंसी आ जाए, उसमें यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उस समय जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा वो आर्टिकल 70 के तहत संभालेगा, और ऐसे जो नॉर्मल होता है वो आर्टिकल 65 के तहत संभालेगा। जो राष्ट्रपति का शपथ जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है उपराष्ट्रपति के, वो आर्टिकल 69 में दिया गया है। आर्टिकल 69 में जो है वो राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है। और जो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, इसके लिए आप जो लोकसभा है उसमें जो उसके सदस्य हैं उनके द्वारा हटाया जाता है। लोकसभा के सदस्यों के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है, ये आप जानते हैं। और कई सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो उपराष्ट्रपति के बारे में आपको जानना चाहिए, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जितना मैं बता सकता हूँ एक वीडियो में उतना मैंने बताया। और आने वाले जो सेट्स हैं उनमें कभी उपराष्ट्रपति के बारे में आएगा तो उसमें इसके बारे में और बताऊंगा। कई सारे इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम्स में हर बार पूछे जाते हैं, लगभग मैंने बता दिए हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट सवाल है कि जो CaOCl2 इसका जो यौगिक है, इसका प्रचलित नाम क्या है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर जो कि एक कीटाणुनाशक है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर एक कीटाणुनाशक है जो कि कीटाणु को नाश करने में यूज़ किया जाता है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका किस प्रोसेस के द्वारा इसका फॉर्मेशन निर्माण किया जाता है? तो वो हेसन-क्लेवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है? हेसन-क्लेवर्स। ठीक है, हेसन-क्लेवर्स प्रोसेस के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। ये आप याद रखें, हेसन-क्लेवर प्रोसेस के द्वारा ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण किया जाता है जो कि कीटाणुनाशक के रूप में यूज़ किया जाता है। लोक नृत्य है जो कि एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाते हैं लोक नृत्य के बारे में। तो जो निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य है
वो गुजरात का नहीं है, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा है जो गुजरात से संबंधित नहीं है, तो डांडिया जो है वो गुजरात में होता है, गरबा गुजरात में होता है, जो बिछुआ है वे भी गुजरात में, बिछोड़ा है ये भी गुजरात में ही होता है, और जो विदेशिया है ये कहाँ का है, तो विदेशिया बिहार यूपी में होता है, ठीक है। बिहार में, बिहार या यूपी में विदेशिया होता है। आप ये ऑप्शन से भी छाट सकते थे। नेक्स्ट सवाल ज्योग्राफी से है, जो कि एक आसान सवाल मैं मानूंगा। जो कंटीली झाड़ियाँ हैं वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, भूमध्य सागरीय, ध्रुवीय या अत्यधिक वर्षा। जो अत्यधिक वर्षा क्षेत्र होती है, यहाँ चौड़े पत्तों वाली, जो जिसकी पत्तियाँ चौड़ी होती है, वैसे वृक्ष इस जो क्षेत्र है इसमें पाई जाती हैं, जिनकी पत्तियाँ चौड़ी होती है, ठीक है। जिनकी पत्तियाँ जो होती है वो बहुत चौड़ी होती हैं, वो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। जो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, जो कि भूमध्य सागर, जो भूमध्य सागर बोल रहा हूँ, जो कि इक्वेटर के जो किनारे किनारे होते हैं, वो जो कि वर्षा वन कहे जाते हैं, वो अत्यधिक वर्षा के क्षेत्र में सदाबहार जो वन होते हैं, हर समय वो फले फूले रहते हैं, वो हुए। ध्रुवीय जो है उसमें तो टैगो वन पाए जाते हैं, ठीक है। टुंड्रा जो हो गया, टुंड्रा प्रदेश में। भूमध्य सागरीय हो गया, और शुष्क रेगिस्तान होता है जिसमें कि 40 से 70 डिग्री के बीच, 70 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, जिसके कारण से यहाँ शुष्क रेगिस्तान में कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि जो संगम कविताएं हैं में वर्णित तमिल एक शब्द है मूवेंदार, ठीक है। मूवेंदार, इसका अर्थ क्या होता है, तो मूवेंदार का अर्थ है तीन मुखिया, ठीक है, तीन मुखिया। जो संगम काल है इसमें जो पांड्य राजाएं थे, जो पांड्य वंश थे, पांड्य जो कि साउथ इंडिया में है, इन्होंने संगम जो 3 कवि सम्मेलन करवाए, ठीक है। कवि सम्मेलन जो आजकल होता है वही आप मान के चलें कि 3 कवि सम्मेलन हुए, जिसमें कई सारे जो बुक्स हैं उनको किया गया, उनका संकलन किया गया 3 संगम में, जो कि पांड्य राजाओं के द्वारा किया गया था। जो तमिल कवियों का जो संगम या गोष्ठी होता है वही इसका अर्थ होता है संगम, ठीक है। संगम कविताओं जो है वो इसी के समय हुआ था, जो कि अगस्त ऋषि और कैडिन्य, ठीक है, अगस्त ऋषि और कैडिन्य के द्वारा इनके किया गया था संगम, जो कि 3 संगम हुए थे, ठीक है। और इसके बारे में जो कई सारे बुक्स हैं जिनका रचनाएं इस समय हुई थी, जैसे तोल्कापियम हो गया, और जो तुरुकुबुल हो गया, हनुनार हो गया, मुर्गू सुपार हो गया, शिल्पादिकरम हो गया, मणिमेखलय हो गया, जीव कचित्तमनी हो गया। ये सारी कविताएं संगम काल में ही लिखी गई थी, जिनके जो लेखक हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। मैं उन लेखकों को एक पीडीएफ में दे दूंगा, इस पीडीएफ में ऐड कर दूंगा जो इनके लेखक कौन कौन से हैं। नेक्स्ट समाजशास्त्र से सवाल है कि दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है। निजी होगा तो समाज कल्याण तो उसमें होगा नहीं, विदेशी होगा इसमें समाज कल्याण नहीं हो सकता है, सरकारी है इसमें तो समाज कल्याण हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक है इसमें ये ऑप्शन सबसे अच्छा बनता है कि सार्वजनिक से सामाजिक कल्याण मुख्य रूप से प्रेरित होता है। नेक्स्ट सवाल कई बार पूछा गया है कि युवा ओलंपिक खेल जो है इसके पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था, तो वो सिंगापुर में किया गया था 2010 में, ठीक है, 2010 में किया गया था सिंगापुर में। जो युवा ओलंपिक खेल हैं ये भी 2 टाइप्स में होते हैं, जो कि विंटर होता है और एक समर होता है। तो यहाँ जो समर है इसे ही युवा ओलंपिक कहते हैं। तो ये सिंगापुर में हुआ था, 2010 में हुआ था, ठीक है। होस्ट नेशन सिंगापुर था। और जो अभी जो 2026 में होने वाला है वो डकार में होने वाला है, सेनेगल की राजधानी डकार में होने वाला है, और 30 और 34 का भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और 2018 जो हुआ है वो बुर्नेस आयर्स में हुआ है, जो कि अर्जेंटीना का एक शहर है, ठीक है, बुर्नेस आयर्स। और जो विंटर ओलंपिक पहली बार ऑस्ट्रिया में हुआ था, ठीक है, ऑस्ट्रिया में इंसबर्ग में, ठीक है। तो ये समर ओलंपिक और विंटर ओलंपिक के बारे में, जो कि युवा ओलंपिक है उनके बारे में था। नेक्स्ट सवाल कल्चर से है कि कौन सा है जो त्यौहार अगस्त या सितंबर महीने में मनाया जाता है, तो वो ओणम मनाया जाता है अगस्त सितंबर में, ठीक है, ओणम। ये जो ओणम है वो एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, मतलब फसल कटाई के बाद ही होता है। ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो कि केरल में मनाया जाता है, ठीक है। ओणम एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। मकर संक्रांति जो है वो अलग अलग नामों से पूरे भारत में ही मनाया जाता है, ठीक है। मकर संक्रांति जो है वो अलग अलग नामों से भारत के कई क्षेत्रों में मनाए जाते हैं।
जो बीकानेरी महोत्सव है और पतंग महोत्सव है ये गुजरात में होता है। ठीक है, ठीक है, पतंग तो हर जगह होते हैं लेकिन जो मेन है वो पतंग महोत्सव वो गुजरात में होता है। जो ये हिंदू कॉलेज है, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में कहाँ की गई थी ये पूछा गया है। तो इसकी स्थापना बनारस में की गई थी। जो संस्कृत कॉलेज है इसी को हिंदू कॉलेज बोलते हैं। जो संस्कृत कॉलेज है इसी को हिंदू कॉलेज बोलते हैं, जो कि 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा इसे एस्टैब्लिश किया गया था बनारस में। नेक्स्ट सवाल है कि जो श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में इंडियन हाउस की स्थापना की थी वो कहाँ की थी? तो वो लंदन में की थी। जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है उसके भी संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा ही थे, वो 1905 में ही हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि आइडेंटिफाई करिए उस एग्जाम्पल को जिसमें वो जो होता है वो फ्री फ्लोटिंग होता है और बॉटम में ड्वेलिंग होता है। वो कौन सा एग्जाम्पल्स है? कवक प्राणी, प्लग जैसी जेलीफिश या पादप प्लग, मतलब इसका इंग्लिश हो गया फंगस, जूप्लैंक्टन, जेलीफिश और फाइटोप्लैंक्टन। इसे हिंदी करना बहुत ज़रूरी हो गया था कि अजीब सा हिंदी इसका दिया हुआ है, इसीलिए इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया है। तो जो मरीन का जो इकोसिस्टम होता है उसमें सबसे पहले होता है फाइटोप्लैंक्टन, जो फूड चेन होता है मरीन का, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन और उसके बाद इयरिंग फिश, उसके बाद टूना फिश और ये डॉल्फिन हो गया। ये जो हो गया ये समुद्री, ठीक है, समुद्री ये है, समुद्री ये हो गया फूड चेन। ठीक है, तो इसमें जो फंगस होता है समुद्री फूड चेन में जो जू प्लैंक्टन होता है जो कि सेकेंड स्टेज में आता है, फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाती है, यही जो होता है वो बॉटम ड्वेलिंग होता है और फ्लोटिंग होता है, वही जू प्लैंक्टन। तो इसे आप याद रखेंगे, जू प्लैंक्टन। नेक्स्ट सवाल पंचवर्षीय योजना से है कि कौन सा युग्म चयन करें जो विकल्प में सही है। ठीक है, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर फोकस थी, तो नहीं, दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो इंडस्ट्री पे फोकस थी। ठीक है, इंडस्ट्री पे फोकस थी और पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पे फोकस थी। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में थी कि तीव्र औद्योगिक और बुनियादी उद्योग के विकास पे बात की गई थी, तो ऐसा नहीं था। इसमें कृषि और इंडस्ट्री दोनों पे बात की गई थी और खास करके कृषि पे बात की गई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों पे बात की गई थी लेकिन खास करके कृषि पे बात की गई थी। ये जो योजना है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये सबसे खराब योजना थी क्योंकि इसी समय भारत में अकाल पड़े थे, भारत पाकिस्तान वार हुआ था, भारत चीन का जो युद्ध हुआ था वो भी इसी समय हुआ था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। क्या ये सही है? तो ये गलत है। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी और जो पहले थी वो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, हेराल्ड डोमर। जो इसमें सही है वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें परिवार नियोजन स्थापित किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में, ये सही है। पंचवर्षीय योजना से हमेशा सवाल आते रहते हैं तो ये स्लाइड आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है वो 51 से 56 के बीच चली। इसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट था वो कृषि के क्षेत्र से रिलेटेड था। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो 1956 से 61 के बीच में चला, जिसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की गई थी। जो थर्ड और 5 ईयर प्लान था इसमें सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड की बात की गई थी और सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी की बात की गई थी 61 से 66 के बीच, जो कि सबसे खराब प्लान ये था। ठीक है, सबसे खराब प्लान थर्ड था। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो 69 से 74 तक चला, जिसमें सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई थी। जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था वो 74 से 79 तक चला। ठीक है, 74 से 79 से इसमें कहा गया था कि जो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी की बात की गई थी। ठीक है, ये जो प्लान था ये 4 वर्ष तक ही चला था। ठीक है, कौन सा प्लान है ये 4 वर्ष तक चला था तो ये पूछेगा तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान आप बताएंगे, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। क्योंकि इस समय जो 1978 का जो खेल हुआ था वो आप जानते हैं, कांग्रेस को हटाकर जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उन्होंने जो 5 ईयर प्लान था उसको हटा के उसी समय 78 में ही बंद करके 6 5 ईयर प्लान चालू कर दिया था। लेकिन फिर से 80 में जनता पार्टी की सरकार चली गई थी और फिर से कांग्रेस आई, उन्होंने इसको 79 में ही बंद कर दिया और उसके बाद अलग से एक प्लान जो कि 80 से 85 के बीच सिक्स प्लान था उसको चालू कर दिया। तो ये इसका खेल है। तो जो
सिक्स्थ 5 ईयर प्लान था वो 80 से 85 के बीच में था। इनमें बात किया गया था इम्प्रूवमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की बात की गई थी। जो 7th 5 ईयर प्लान था जो कि 85 से 90 के बीच चला था, इसमें मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बात की गई थी। जो 8th 5 ईयर प्लान है 8वां, वो 92 से 97 तक चला। इसमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की गई थी, ठीक है। और जो 9th 5 ईयर प्लान 97 से 2002 के बीच में था, इसमें रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग की बात की गई थी। जो 10th 5 ईयर प्लान है वो 2005 से 2007 तक चली। इसमें इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज किया जाए। जो 11th 5 ईयर प्लान था जो कि 2007 से 2012 के बीच चली, इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ पीपल्स की बात की गई थी पहली बार 11th 5 ईयर प्लान में। जो 12th 5 ईयर प्लान था जो कि 12 से 17 के बीच चला, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हम ग्रोथ करें, उसके बाद हमारे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उसके लिए भी संसाधन रहे, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। वहीं 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई तो योजना आयोग को हटाकर उसकी जगह पे नीति आयोग लाया गया, ठीक है। नीति आयोग 2015 में, ठीक है, नीति आयोग लाया गया। इसके बाद योजना को ख़त्म कर दिया गया। जो ये 5 ईयर प्लान है ये रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से भारत में लिया गया है, ठीक है, रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। नेक्स्ट सवाल है अब्दुल रहीम जो खाना खाना है हिंदुस्तानी संगीत के किस अलखुज के प्रतिपादक है? तो ये किराना घराना के प्रतिपादक है, जो अब्दुल करीम खान। नेक्स्ट सवाल जो है वो पूछ रहा है कि उच्च गुणवत्ता वाला कोयला कौन है? कोयला, जो कोयला होता है वो 3 टाइप के 4 टाइप के होते हैं, एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिनस या सब बिटुमिनस भी बोलते हैं। तो इसमें एंथ्रासाइट होता है वो सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है, एंथ्रासाइट। जो कोल होता है वो जिसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है, वो सबसे अच्छा कोयला कहा जाता है। जिसमें मॉइस्चर कम हो, ठीक है, मॉइस्चर कम हो और कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो, वो सबसे अच्छा कोयला कहलाता है, जो कि एंथ्रासाइट है, ठीक है। यहाँ आप स्लाइड में देख सकते हैं। इधर आने के बाद इसको कोल जो है वो ज़्यादा मिलता है, इसमें एनर्जी आपको ज़्यादा मिलेगा और मॉइस्चर कम मिलेगा, ठीक है, मॉइस्चर इसमें कम मिलेगा। तो ये जो क्षेत्र है इसमें एंथ्रासाइट आता है, जो कि हार्ड कोयल में आता है, एंथ्रासाइट और बिटुमिनस, ठीक है। ये एंथ्रासाइट के बाद बिटुमिनस आता है, बिटुमिनस के बाद सब बिटुमिनस, सब बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट, और सबसे जो खराब होता है वो पीट, ठीक है। तो ये कोल के बारे में हुआ। इस स्लाइड से आप पढ़ सकते हैं, जिसमें एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट के बारे में बताया गया है। जो एंथ्रासाइट है इसमें कार्बन की उच्च मात्रा होती है और वाष्पशील जो पदार्थ हैं इसकी प्रतिशत कम होती है, यही पूछा जाता है, ठीक है, यही पूछा जाता है एंथ्रासाइट के बारे में। जो बिटुमिनस हो गया, इसके बाद सब बिटुमिनस में जिसमें निम्न से मध्यम ताप होता है। लिग्नाइट जो होता है इसे ब्राउन कोयला भी कहते हैं, ठीक है, इसका तापमान कम होता है और इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। जो कोल होते हैं वो यही जो टाइप है, इनकी रैंकिंग देखें तो जो इसमें पीट होता है, लिग्नाइट होता है, सब बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो एंथ्रासाइट है, इसके बाद बिटुमिनस, इसके बाद सब बिटुमिनस, इसके बाद लिग्नाइट, इसके बाद सबसे खराब पीट है, ठीक है। इस स्लाइड से आप डेटा के रूप में पढ़ सकते हैं, जो टाइप्स ऑफ कोल है उनके जो डेटा है, किसमें कितना मॉइस्चर होता है, इनके बारे में आप इस स्लाइड से जान सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन जो है वो केवल रबी फसल है, ठीक है, केवल रबी फसल है। रबी, खरीफ और जायद 3 टाइप के फसल को भारत में बांटे गए हैं। तो केवल रबी है, जो रबी है वो ठंडे के मौसम में ही होता है। सूर्य से प्रेम, ठीक है, सूर्य से प्रेम मतलब ठंड में सूर्य से प्रेम होता है, तो मान के चलिए आप जो ठंड में जितने भी उगते हैं फसल वो रबी कहलाएंगे। इससे आप याद रख सकते हैं, जैसे जौ हो गया और चना हो गया। कुछ फसल होते हैं जो हर सीजन में उगते हैं, ठीक है, कई फसल हैं जो रबी भी होते हैं, जायद भी होते हैं, खरीफ भी होते हैं, ठीक है। तो उसमें नहीं, लेकिन सामान्यतः आप शुरू से इसे याद रख सकते हैं। जौ और चना जो है वो केवल रबी की फसल है, क्योंकि ये ठंड में होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि जो ज्योतिबा फुले हैं ये महाराष्ट्र से संबंधित है। 1873 ईस्वी में गुलामगिरी जो पुस्तक है वो किस भाषा में लिखी थी? तो वो मराठी में लिखी थी, क्योंकि वो महाराष्ट्र से संबंधित है, ज्योतिबा फुले। 1874 में ही ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1874 ईस्वी में की थी। जो ज्योतिबा फुले थे ये
पुरुष हैं, ना कि महिला। ठीक है, आप ये याद रखें, बड़े लोगों को कन्फ्यूजन होता है। इनकी जो पत्नी थी, इनका नाम सविताबाई फुले था। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम सविताबाई फुले। नेक्स्ट सवाल है, जो कौन सी प्रधानमंत्री थी जिस समय मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ठीक है, तो वो उस समय इंदिरा गांधी थी। जो जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और 1976 में इंदिरा गांधी जो वो थी, सरकार में थी। और जो मौलिक कर्तव्य है, ये रशिया से लिया गया है, रशिया के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, इनके जो संस्तुति पे 42वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 1976 में 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। जो मौलिक कर्तव्य है, ये भाग 4 के ए में है। ठीक है, ये कहाँ है? भाग 4 के ए में दिया गया है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है, वो 51 ए में बात की गई है मौलिक कर्तव्य के बारे में, जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। जो 11वां है वो शिक्षा से रिलेटेड है कि 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। और जो आर्टिकल 45 है, वहाँ भी शिक्षा की बात की गई है। और जो आर्टिकल 21 है, वहाँ भी शिक्षा की बात की गई है। तो शिक्षा की बात 3 जगह की गई है, आप याद रखेंगे। 21 जो डीपीएसपी का जो 11वां है, जो मौलिक कर्तव्य का वहाँ, और आर्टिकल 45 उसमें बात की गई है। तो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं उनको डिस्कस किया, जो कि आने वाले एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत मोटिवेट करेगा हमें पता चले कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, क्या ये हेल्पफुल है या नहीं। जो वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो का PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।